जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी इस बार यूपी टेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की यह क्लास हिंदी की संपूर्ण मैराथन होगी। यहाँ पर आज हम 4-5 टॉपिक को देखेंगे। पर्यायवाची, विलोम, समास, संधि। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और यकीन करिए इस प्रकार की क्लास आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत हम डेली आपको सुबह 10 बजे क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक होगा हमारा पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, अगर हम मान लीजिए एक प्रश्न में हम आपको 3 प्रश्न करके दिखाएंगे, ठीक है? तो पूरा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुपम का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि अनुपम का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। ए ऑप्शन कह रहा है हमारा अपूर्व, बी ऑप्शन कह रहा है अद्वितीय, सी ऑप्शन कह रहा है अद्भुत और डी ऑप्शन कह रहा है कानन। चलिए बताइए कि कौन सा शब्द है अनुपम का पर्यायवाची नहीं होगा। तो बात करें अनुपम के पर्यायवाची का, तो अनुपम का पर्यायवाची अपूर्व होता है, अद्वितीय होता है और अद्भुत होता है। ये तीनों शब्द जो हैं ये अनुपम के पर्यायवाची होते हैं। और बात करें कानन, तो यह कानन जो है यह हमारा अनुपम का पर्यायवाची नहीं होगा, यह हमारा उत्तर होगा। अब बात करें कानन किसका पर्यायवाची होगा, तो कानन पर्यायवाची होता है अरण्य का, ठीक है? अरण्य जिसे आप जंगल कहते हैं, ठीक है? तो अरण्य का पर्यायवाची होता है, आप इसे जंगल भी कह सकते हैं। चलिए जंगल लिख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा डी ऑप्शन कानन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द है जो इंद्र का पर्यायवाची होगा। चलिए बता दीजिए तो जल्दी से, कौन सा शब्द है जो इंद्र का पर्यायवाची है इनमें से। ए ऑप्शन कह रहा है देवराज, बी ऑप्शन कह रहा है परमात्मा, सी ऑप्शन कह रहा है परमेश्वर और डी ऑप्शन कह रहा है भगवान। चलिए यह क्लास आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे मिस मत करिएगा। परीक्षा होगी, टेंशन मत लीजिए। कुछ दिन आगे कुछ दिन पीछे परीक्षा तो होने ही वाली है, क्योंकि सरकार तैयार है आपका पेपर कराने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का जब से आदेश आया है कि 2 साल के अंदर शिक्षकों को टेट पास करना ही होगा, तब से सरकार का यह दायित्व बनता है कि 2 साल में लगातार टेट की परीक्षा कराई जाए, ठीक है? तो बने रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, परीक्षा होने वाली है, ठीक है? चलिए अब बताइए इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो चलिए बात करते हैं इंद्र के पर्यायवाची का, तो वो होगा हमारा देवराज। जो देवराज शब्द है ये हमारा इंद्र का पर्यायवाची होता है। अब बात करेंगे परमात्मा का पर्यायवाची क्या होगा। तो परमात्मा का पर्यायवाची आप जानते हैं, परमात्मा का पर्यायवाची और परमेश्वर और भगवान तीनों का पर्यायवाची क्या होगा, ईश्वर होता है, ठीक है? तीनों का पर्यायवाची जो होगा यह होता है ईश्वर, याद करिएगा, ठीक है? तो परमात्मा, परमेश्वर और भगवान, इनके पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ईश्वर तीनों का पर्यायवाची होगा। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा देवराज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। हम आपको हर टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न कराएंगे। ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। चलिए बताइए कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा होगा। ए ऑप्शन का रहा है सोम, बी ऑप्शन का रहा है शीश, सी ऑप्शन का रहा है रजत और डी ऑप्शन का रहा है खनक। चलिए जल्दी से बताइए कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा होने वाला है। चलिए कमेंट करिए जल्दी से। तो बात करें चंद्रमा की पर्यायवाची का, तो जो चंद्रमा का पर्यायवाची होगा वह होगा सोम। चलिए और आगे देखिए, शीश का अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यायवाची क्या होगा, तो शीश का पर्यायवाची होता है चोटी, ठीक है? शीश का पर्यायवाची क्या होगा, चोटी। और रजत के अगर आपसे पूछा जाए कि रजत का पर्यायवाची क्या होगा, रजत का पर्यायवाची होता है चांदी, ठीक है? चांदी नोट कर लीजिएगा। और खनक की पर्यायवाची पूछा जाए तो खनक का पर्यायवाची होता है चोर, ठीक है? तो याद कर लीजिए, चंद्रमा का पर्यायवाची सोम होगा, शीश का पर्यायवाची चोटी होगा, रजत का पर्यायवाची चांदी होगा और खनक का पर्यायवाची चोर होता है, ठीक है? चलिए
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ए ऑप्शन सोम मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। गंगा शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है सुर सरिता, बी ऑप्शन कह रहा है भागीरथी, सी ऑप्शन कह रहा है मंदाकिनी और डी ऑप्शन कह रहा है एक दंत। चले बताइए कौन सा हमारा उत्तर होगा जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए बताइए गंगा का, सबसे पहले बताइए कि गंगा का पर्यायवाची कौन कौन सा है इसमें। चलिए अगर वह बता देंगे तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो बात करें गंगा के पर्यायवाची, तो सुर सरिता गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी यह भी गंगा का पर्यायवाची है और मंदाकिनी यह भी हमारे गंगा का पर्यायवाची ही है। लेकिन अगला शब्द जो दिया गया है एक दंत, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक दंत किसका पर्यायवाची है। चलिए जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं। चलिए बताइए, एक दंत या जो है यह हमारी गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा और एक दंत का किसका पर्यायवाची है, तो वह है गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, गणेश जी की आरती जब होती होगी आप लोगों ने सुना होगा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ऐसे सुने होंगे ना। तो यहाँ पर जो है एक दंत यह जो है यह गणेश का पर्यायवाची होता है। ध्यान से देखिएगा, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम आपको यूपी टेट का फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करेंगे परीक्षा तक आपको। ठीक है, जहां पर आपको एक पैसा भी नहीं देना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब बात करेंगे यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वह है हमारा टॉपिक विलोम से बनने वाले होंगे, पढ़ने वाले नहीं बनने वाले प्रश्न होंगे जो भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अवर का विलोम कौन सा शब्द होगा। अवर का विलोम पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है अर्पण, बी ऑप्शन कह रहा है प्रवर, सी ऑप्शन कह रहा है अस्त्य और डी ऑप्शन अकाम। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होगा। तो बात करें अवर का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर अवर का विलोम होता है प्रवर, ये याद करिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अर्पण का विलोम क्या होगा, तो अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। ठीक है, अर्पण का विलोम होगा ग्रहण, ये याद करिए। अगर पूछा जाए अस्त का विलोम क्या होगा, तो अस्त का विलोम होता है उदय, यह याद कर लीजिए। अगर यहाँ पर अकाम दिया गया, अकाम का आपसे विलोम पूछा जाए तो वह होता है सुकाम। ठीक, तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा अर्पण का विलोम ग्रहण होता है और प्रवर का विलोम अवर होता है और जो पूछा जाए अस्त का उदय होता है, अकाम का सुकाम होता है। यहाँ से इतना याद करिएगा। ठीक है, तो यकीन करिए हमारे साथ अगर आपने तैयारी की तो हिंदी के 30 में 30 की गारंटी हमारी होगी। ठीक है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इस प्रकार से क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर, साथ में अदर सब्जेक्ट, मतलब सब मिलाकर आपको हम चाह रहे हैं कि आप पहली बार में ही 100 प्लस स्कोर करके अच्छे नंबरों से पास हो। 100 से नीचे तो आना ही नहीं चाहिए किसी का, और ख़ास करके जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसलिए अभी से एक भी क्लास मिस मत करिए, नहीं तो बाद में हमारी जिम्मेदारी नहीं होने वाली। ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग प्रवर को लगाइएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अवनि का विलोम कौन सा होगा। ए ऑप्शन अंबर, बी ऑप्शन अर्थ, सी ऑप्शन अंत और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए तो बताइए जल्दी से उत्तर इसका क्या होने वाला है हमारा। चलिए जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए अवनि का विलोम क्या होने वाला है। अवनि का विलोम, तो ए ऑप्शन जो दिया गया है अवनि का विलोम अंबर, यही हमारा अर्थ होगा सही। ठीक है, तो यही हमारा विलोम जो है सही होगा। अब बात करते हैं अर्थ का विलोम पूछा जाए आपसे, तो अर्थ का विलोम होता है अनर्थ। ठीक है, अर्थ का विलोम अनर्थ होगा और अंत का विलोम विलोम क्या होगा, आदि होगा। ठीक है, आदि होगा इसका विलोम, यह भी याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से भी एग्जामिनर बना सकता है, इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदी तो 30 में 30 लाना है आपको, इतना टारगेट सेट करिए, और सीडीपी भी हमारी कोशिश है आप 30 में 30 ला दें। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि उन्नति का विलोम शब्द कौन सा होगा। ए ऑप्शन कह रहा है उपकार, बी ऑप्शन कह रहा है उत्थान, सी ऑप्शन कह रहा है अवनति और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए कौन सा हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही होने वाला है। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो क्या होगा सही, जल्दी से कमेंट करिए। उन्नति का विलोम कौन सा होगा। तो उन्नति का जो विलोम होता है वह होता है अवनति। सी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही होगा। अब यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया उपकार, चलिए उपकार का भी विलोम बता दीजिए। चलिए उपकार का विलोम की अगर बात किया जाए तो अपकार हो जाएगा, नोट करते हुए चलिएगा। उपकार के विलोम की बात किया जाए तो अपकार होगा। अगर बात करें उत्थान के विलोम का, तो उत्थान का जो विलोम होता है वह होता है पतन। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते रहिएगा इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उन्नति का विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा था, तो उन्नति का विलोम जो होगा वह होगा अवनति। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही कर लीजिएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप उत्तर दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है जाना, बी ऑप्शन कह रहा है उतरना, सी ऑप्शन कह रहा है आगमन और डी ऑप्शन कह रहा है चढ़ना। चलिए गमन का आपसे यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर जल्दी से देते हैं। यह तो सिंपल प्रश्न है, इसका तो उत्तर आप दे दीजिए। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। बिल्कुल सही। बात करें अगर हम गमन की, तो गमन का विलोम जो होगा, गमन मतलब होता है जाना और आगमन इसका विलोम होगा, आगमन मतलब आना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन आगमन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो है समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देख रहे हैं कितनी रैपिड फायर तरीके से हम आपको क्लास को प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही नहीं हम आपको हर प्रश्न में लगभग 2-3 प्रश्न बता भी रहे हैं। मतलब अगर अभी तक आपने 10 प्रश्न पढ़ा तो आपको लगभग 20-25 प्रश्न हमने बता दिया। तो इस प्रकार से अगर आप फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस बार हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि खुद पास हूँ यूपी टेट, तब आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली श्रृंखला को। क्या है हमारा समास का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न समास का देखिए, कह रहा है कि वह कौन सा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास पाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि वह कौन सा समास होगा जिसमें कर्मधारय समास होने वाला है। चलिए ए ऑप्शन महापुरुष, बी ऑप्शन चौराहा, सी ऑप्शन पाप पुण्य और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कर्मधारय समास क्या होगा बताइए, किस में होगा, ये उत्तर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बताइए। कर्मधारय समास की अगर बात की जाए तो कर्मधारय समास बिल्कुल सही, हमारा महापुरुष में जो है कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ पर चौराहा दिया गया, तो चौराहा में अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि यह सुपर टेट में आया हुआ प्रश्न है और यूपी टेट में भी पूछा गया चौराहा में कौन सा समास होगा, तो चौराहा में जो समास होगा वह होगा द्विगु समास। चलिए नोट करिए, चौराहा में जो समास होगा वह होगा द्विगु समास। नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए द्विगु समास, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है इससे। चलिए द्विगु, अब तो सही लिख रहा होगा, चलिए दिख रहा होगा ना। चलिए तो चौराहा में द्विगु समास होगा। और पाप पुण्य की बात किया जाए तो पाप पुण्य में जो होगा वह क्या होगा, तो वह होगा द्वंद्व समास। ठीक है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास होता है, चौराहा में द्विगु समास होता है। और कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय महापुरुष में जो है यह कर्मधारय का समास होता है। ठीक है, चौराहा विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह हो जाएगा। ठीक, और पाप पुण्य ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में बहुव्रीहि समास पाया जाता है। अब आप यहाँ से बता दीजिए कि बहुव्रीहि समास किस में होगा। ए ऑप्शन कह रहा है नदी नाले में, बी ऑप्शन कह रहा है चंद्रमुख में, सी ऑप्शन कह रहा है पंकज में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी से बताइए किस में होगा बहुव्रीहि समास। कमेंट करते रहिए आप लोग।
देखते हैं कितने लोग उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए इसमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास की बात किया जा रहा है तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा पंकज। पंकज में जो है यह होता है बहुव्रीहि समास। अगर बात करें नदी और नाले में तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। चंद्रमुख में कौन सा समास होगा ये बताइए। चलिए चंद्रमुख में समास बताइए। बात करें चंद्रमुख की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करिए यार। बिल्कुल सही, कर्मधारय होगा। ठीक, तो चंद्रमुख में होगा कर्मधारय। मैं बताते हुए चल रहा हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलिए क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चलिए जो उत्तर हो निकला क्या? सी निकल कर आ गया। ठीक है, तो नदी नाले में द्वंद्व समास है, चंद्रमुख में कर्मधारय समास है और पंकज में जो है बहुव्रीहि समास है। ये इतना जानते रहिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है कि विषधर में कौन सा समास होगा? ए ऑप्शन कह रहा है द्वंद्व, बी ऑप्शन कह रहा है बहुव्रीहि, सी ऑप्शन कह रहा है अव्ययी भाव और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि विषधर में कौन सा समास होने वाला है। विषधर मतलब विष को धारण करने वाला, अर्थात कौन? अर्थात शिव। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेंगे वह आ जाएगा बी ऑप्शन बहुव्रीहि। याद करिएगा विषधर में बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय मत मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, विषधर में बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा। देखिए थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न पूछा गया है, वहां पर विषधर, यहाँ पर नीलकंठ, और इसका उत्तर भी चेंज हो जाएगा। बताइए कौन सा होगा नीलकंठ में समास? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी कमेंट करिए, नीलकंठ में कौन सा समास होगा? अभी मैंने बताया ना, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका? तो उत्तर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, तो नीलकंठ में हमारा जो है कर्मधारय समास होगा और इसका उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करिए। चलिए क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं, इस प्रकार से अगर आपको यूपी टेट में हिंदी की क्लास प्रोवाइड करी जाए तो आपको क्या लगता है, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं कि नहीं? एक बार ज़रूर बताइएगा। जितने भी लोग अभी तक क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और किसी भी चीज़ में दिक्कत हो यूपी टेट से रिलेटेड तो हमें ज़रूर कमेंट करिए, हो सकता है उसका निर्धारण हम उपाय कर दें। चलिए अब अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वह होगा संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हमने क्या क्या पढ़ लिया? पर्यायवाची, विलोम, समास। अब हमारा अगला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वह हो रहा है संधि। तो इस प्रकार से जब भी हम हिंदी की क्लासेज लाएं तो उसे देखिए, मिस मत करिए। हम आपको यकीन करिए 10 दिन अगर आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड कर दिए ना तो 10 दिन में ही आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम 10 दिन में लगभग सारे सिलेबस को एक बार पढ़ा देंगे आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और पहला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें दीर्घ संधि है? कौन सा वह शब्द है जिसमें दीर्घ संधि है? ए ऑप्शन कह रहा है स्वार्थी, बी ऑप्शन कह रहा है नरेंद्र, सी ऑप्शन कह रहा है सदैव और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलें कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि किसमें दीर्घ संधि होने वाली है। चलिए जल्दी कमेंट करिए, चलिए चलिए कमेंट 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 जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अगर बात करें किसमें दीर्घ संधि है तो वह हो जाएगा हमारा क्या? तो स्वार्थी शब्द जो दिया गया है इसमें होगा दीर्घ संधि। अब यहाँ पर एक शब्द दे दिएगा नरेंद्र। अगर आपसे पूछ ले कि नरेंद्र में कौन सी संधि है तो वह हो जाएगा इसमें गुण संधि। और एक शब्द दे दिया गया सदैव। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होती है तो यहाँ पर होगी वृद्धि संधि। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट करिएगा। ठीक, अगर नरेंद्र का संधि विच्छेद पूछा जाए तो नर धन इंद्र होगा। और क्या है, सदैव का पूछा जाए तो सदा धन एव होता है। ये याद करिएगा संधि विच्छेद। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। अब बताइए, चलिए
तथ्य में। एक प्रश्न गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको काटते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, समझ में नहीं आ रहा है क्या तथ्यों में तो शब्द नहीं होता, तो यहाँ पर इस प्रश्न को काटेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि देवालय में कौन सी संधि होगी। देवधन आलय बराबर देवालय। अब यहाँ से आप समझ गए ना, तो बताइए कि देवालय में क्या गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, यण संधि होगी। चले जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए कि देवालय में कौन सी संधि होने वाली है। तो बात करें देवालय में देवधन आलय, मैंने इसका संधि विच्छेद बता दिया, तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, तो होगा इसमें दीर्घ संधि। और इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा वह निकलेगा बी ऑप्शन। ठीक, चले हाँ बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही। वो प्रश्न गलत था, दोबारा देख लेंगे कभी। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें गुण संधि नहीं है। तो बताइए वह शब्द कौन सा है जिसमें गुण संधि नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है महोदय, बी ऑप्शन कह रहा है महोत्सव, सी ऑप्शन कह रहा है देवर्षि और डी ऑप्शन स्वागत। चलिए कमेंट करिए। तो बात करें किसमें गुण संधि है, सबसे पहले ये जान जाइए। तो महोदय में गुण संधि है, महोत्सव में गुण संधि है, देवर्षि में गुण संधि है। लेकिन यहाँ पर जो स्वागत शब्द दिया गया है इसमें गुण संधि नहीं होता है। स्वागत में जो होता है वह होता है यण संधि। ठीक है, तो स्वागत में यण संधि होगा, इसलिए हमारा प्रश्न का उत्तर स्वागत ही सही होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आप फ्री प्रैक्टिस बैच में जुड़ जाएं। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न कराने का कोई मतलब नहीं, जितना कराया जा रहा है उतना ही आपको याद करना होगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ रहे हैं ना, इनसे आगे आप होंगे। ठीक है, तैयारी करते रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको हर दिन क्लास मिलेगी सुबह 10 बजे, परीक्षा चाहे जब हो क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, तो एक भी क्लास मिस मत करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए बस आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।